कलम दिल्ली के इस सत्र में मैं अर्चना डालमिया, प्रभा खेतान फाउंडेशन, दिनेश नंदिनी डालमिया फाउंडेशन और एहसास विमेन दिल्ली की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। फाउंडेशन की गतिविधियाँ और कार्यक्रम अब भारत सहित दुनिया के 30 से भी अधिक देशों में शहरों तक पहुँच चुके हैं। अपनी भाषा, अपने लोग वह मौलिक विचार है जिसे बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन कलम और ऐसे दूसरे कई कार्यक्रम आयोजित करता है। एक मुलाकात विशेष, लफ्ज़, आखिर, पोथी, सुर और साज, द राइट सर्कल और किताब ऐसे कुछ नाम हैं। इन कार्यक्रमों के उद्देश्य सम्मानित लेखकों, कलाकारों और साहित्य प्रेमियों को एक ऐसा मंच मुहैया करना है जिससे सभी एक दूसरे से सीधे जुड़ सकें और संवाद कर सकें। मुझे इस बात की खुशी है कि कलम दिल्ली के इस सत्र में आज हमारे मेहमान वक्ता हैं चर्चित लेखक और वरिष्ठ पत्रकार संजीव पालीवाल। संजीव जी ने चर्चित एंकर, स्टोरी टेलर और पत्रकार के रूप में देश भर में अपनी पहचान बनाने के बाद अब हिंदी की बेस्टसेलर उपन्यासकार के रूप में धूम मचाए हुए हैं। आपका नया उपन्यास पिशाच लगातार रिकॉर्ड बिक्री के कीर्तिमान बनाए हुए हैं। अमर उजाला, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान, न्यूज़ 18, आज तक, इन जैसे प्रमुख प्रकाशनों और डिजिटल चैनलों पे इसकी चर्चा लगातार जारी है। पिशाच प्रकाशित होने के दिन यह अमेज़ॉन की हॉट सेलर न्यू रिलीज में स्थान बनाए हुए है। पालीवाल जी हिंदी टीवी जगत के जाना पहचाना चेहरा हैं। आप लगभग 30 वर्ष से मीडिया उद्योग में हैं और अपने कई प्रकाशित समाचार पत्रों और चैनलों के साथ काम किया है, जिसमें दैनिक जागरण, अमर उजाला, दैनिक आज, दूरदर्शन, BITV, IBN 7, न्यूज़ 18 और टीवी टुडे जैसे संस्थान प्रमुख हैं। फिलहाल आप आज तक चैनल में वरिष्ठ कार्यकारी संपादक हैं। आपका पहला उपन्यास नैना पिछले साल 2020 में ही रिलीज हुआ था। अब अधिक समय न लेते हुए आगे की बातचीत के लिए एहसास विमेन दिल्ली की सहयोगी और मेरी बहन नीलिमा डालमिया आधार को आमंत्रित करती हूँ। आप लोग संजीव जी प्लीज। कि आपने मुझे मौका दिया, यहाँ बुलाया और आपने हमें मौका दिया एक ऐसे नई पहलू को खोल के एक नई, क्या बोलूँ मैं आपको, सेंसेशन को जागृत किया है, जो कि अब मैं आपसे उसके बारे में बातचीत करूँगी। ये संजीव जी की नई किताब है पिशाच, जिसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। ये इनकी दूसरी किताब है। पिशाच टाइटल भयावह लगता है। एक फेसबुक पोस्ट, कई हाई प्रोफाइल मर्डर और आपकी ये नई किताब पिशाच। बताइए संजीव जी, क्या है आपका ये नया नॉवल जिसने चारों ओर धूम मचा रखी है? जैसा कि नाम से पता चलता है नीलिमा जी, पिशाच नाम दिमाग में आते ही एक खौफनाक सी तस्वीर उभरती है जिससे हम सब डरते हैं, जिसका नाम नहीं लेना चाहते, कोई सामना नहीं करना चाहता। बचपन में डरा देते थे, अकेले कोई जाता था, मत जाना पिशाच आ जाएगा। बड़े बूढ़ियाँ घर में होती थी, माएँ होती थी, बच्चों को चुप कराना होता था, पिशाच रहता है, इधर मत जाना, उधर मत जाना। तो ये जो कहानी है, ये दरअसल हमारे समाज में छुपे बैठे पिशाचों की कहानी है। और ऐसी घटनाएं हम अपने आसपास देखते सुनते चले आ रहे हैं, लेकिन उनके बारे में हम बात नहीं करते, वो दबा दी जाती हैं वो घटनाएं, कुछ रसूख की वजह से, कुछ ताकत के दम पर और कुछ शर्मिंदगी की वजह से। तो वो कहानियां दब के न रह जाएं, वो कहानियां सामने आए, आज के मौजूदा दौर में हम उनको आज के कंटेक्स्ट में देखें, आज के दौर में देखें। तो पिशाच हमारे आज के समाज का दस्तावेज है।
संजीव जी, नैना आपका पहला उपन्यास था, जो वो भी क्राइम थ्रिलर की ही जॉनर का है। मैंने नैना को नहीं पढ़ा, लेकिन ये तो तय है कि आपका जो नया परिवेश है, और नया नहीं कहूँगी, वो 1 साल पुराना है अब, जो अब सामने आया है, वो हिंदी साहित्य के इकलौते क्राइम थ्रिलर राइटर का है। और इस जगह को आपने एक तरह से पेटेंट कर लिया, और इसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज आपके लिए हमेशा रहेगा। मुझे लेकिन ये बताइए संजीव जी कि पिशाच का पूरा आनंद उठाने के लिए क्या हमको नैना पहले पढ़ना जरूरी है? अगर पढ़ेंगे, अगर नैना पढ़ा है तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नैना का पढ़ना पिशाच को पढ़ने के लिए जरूरी है, दोनों ही चीजें। तो अगर आपने पिशाच पढ़ रहे हैं तो अपने आप में मुकम्मल स्टोरी है, कंप्लीट स्टोरी है, उसमें आपको ऐसा मिसिंग नहीं होगा। लेकिन आप रेफरेंस जरूर सोचेंगे कि नैना का जिक्र आ रहा है तो नैना के साथ दरअसल हुआ क्या था, वो स्टोरी क्या थी। तो वो हो सकता है कहीं एक लालसा मन में आपके आ जाए कि मुझे नैना पढ़ना चाहिए। नैना मेरी पहली कोशिश थी और क्राइम थ्रिलर लिखने का मेरा मन था, तो न्यूज रूम से वो स्टोरी पनपी थी। हमारे न्यूज रूम आज की तारीख में बहुत फेमस है, हमारे एंकर्स आज स्टार हैं। तो मेरे दिमाग में एक खुराफात एक दिन ऐसे ही जन्म लिया था उसने कि अगर सपोज किसी एंकर का मर्डर हो जाता है तो इस देश में क्या होगा। एंकर्स इतने कंट्रोवर्शियल हैं आजकल, हमारे कुछ उनके साथ होता रहता है। क्या होगा, नेटवर्क कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज कैसे रिएक्ट करेंगी, क्या होगा। उस ख्याल से वो उपन्यास उपजा था। वो मेरी पहली कोशिश थी। और उसके बाद पिशाच आया, तो नैना के छपने के बाद पिशाच लिखना नहीं था मुझे, मेरे दिमाग में ऐसा कोई आइडिया था नहीं कि मुझे पिशाच लिखना है। मैं कुछ और लिख रहा था, कोई और स्टोरी लिख रहा था मैं। और स्टोरी को लिखते लिखते अचानक एक दिन मुझे एक फेसबुक पोस्ट दिखाई दी। मैंने उस फेसबुक पोस्ट को पढ़ा। उस पढ़ के वो फेसबुक पोस्ट मैंने अलग तरीके से इसमें लिखी है। मैं हिल गया वो फेसबुक पोस्ट पढ़ के। कुछ देर तो मैं गुमसुम बैठा रहा कि ये क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वहीं से सोचते सोचते मुझे एक आइडिया है, किताब का आइडिया, कि इसको मैं नॉवेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। मेरे लिए अच्छी बात ये थी, जहां से आपने शुरू किया कि मैंने पेटेंट करा लिया है, तो कोई हिंदुस्तान में क्राइम फिक्शन लिख नहीं रहा। जबकि आप और हम सब पढ़ने वाले लोग जो हैं वो ये जानते हैं कि दुनिया में 2 जॉनर सबसे ज्यादा दिखते हैं, एक रोमांस और दूसरा क्राइम। और जितनी हम OTT सीरीज देखते हैं वो सब क्राइम ही है आजकल तो क्या बात है कि कोई लिख नहीं रहा। खैर उस पर बाद में आएंगे। तो मेरे सामने एक मौका था, क्योंकि कोई लिखता नहीं है, हिंदी में तो लिख ही नहीं रहा और इंग्लिश में भी बहुत कम लोग लिखते हैं, क्राइम में हिंदुस्तान में लिखा ही नहीं जा रहा। तो फील्ड खाली पड़ी थी, मैंने उसमें कब्जा कर लिया, घुस गया। और अब जो आपने कहा, आपके मुंह में घी शक्कर कि मेरा एक छत्र साम्राज्य कायम हो जाए इसमें। और जैसे मोदी जी उस फील्ड खाली पे आके काबिज हो गए, उसके ऊपर आपको कहने की कोई टिप्पणी की जरूरत नहीं है, मैंने यूं ही कह दिया। और इसमें मैं आपके साथ एक चीज शेयर करूंगी कि कई बरस पहले जब मेरा शुरुआत हुआ था फेसबुक में, तो मैंने ऐसे यूं ही शरारत में एक दिन एक पोस्ट लिखा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आपका है। तो मैंने फेसबुक पे ये लिखा कि लाइफ इज अ वुंड दैट ओनली हील्स विद डेथ। और मैं आपको कह नहीं सकती कि मेरा स्कैम हो गया, पेज स्पैम हो गया। हाँ। इतने मैसेजेस आए मुझे, ऑलमोस्ट ये उन लोगों ने सोचा कि दिस इज अ सुसाइड नोट। और मेरे भी दिमाग में आया कि मैं इसको एक कहानी बना लूं। खैर मेरा तो जॉनर बिल्कुल दूसरा है। मैंने कोशिश भी की, 100 पेजेस लिखे भी, पर फिर वो मुझे मजा नहीं आया तो मैंने वो छोड़ दिया। तो वो जगह आपकी कायम रहे। मैं यूज कर लूंगा उसको। संजीव जी, पिशाच में आपने एक बहुत रिवेटिंग सीन लिखा है। और मैंने वैसे संजीव जी बहुत कोशिश करी, रिवेटिंग का मुझे हिंदी वर्ड मिला नहीं, तो मैंने फिर एक क्लोजेस्ट आई कुड कम टू दैट वाज कि दिमाग को कीलने वाला।
झकझोरने वाला। जी, रिवेटिंग, झंझोड़ने वाला नहीं है। उसमें आपने एक सीन लिखा है जो बहुत देर तक मुझे हॉन्ट करता रहा, और वो है वर्षा दत्त काली का नेशनल न्यूज़ पर लाइव इंटरव्यू ले रही है, जिसको हजारों लोग देख रहे हैं। वो पर्दे में है, अपनी शक्ल वो दिखा नहीं रही है, और खाली वो अपनी कहानी बयान कर रही है। वो दिल दहलाने वाला न्यूज़ रूम का चित्रण, जिसने मुझे रुला भी दिया और दिल की धड़कनों की रफ्तार को बेकाबू कर दिया। बताइए संजीव जी, ये आपने कैसे लिखा? आप बोल रही हैं और मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाँ, वो बहुत मुश्किल सीन था मेरे लिए। एक मर्द के लिए ये समझ पाना किसी महिला के ऊपर क्या बीती होगी या किसी बच्चे पे क्या गुजरी होगी, वो मेरे लिए वाकई, मुझे बहुत टाइम लगा था उसको लिखने में। लेकिन लिखना मेरे लिए आसान इसलिए था, बहुत साल तक मैं एक ऐसे शो का प्रोड्यूसर था जिसमें हमने इस तरीके के केसेस हैंडल किए थे। उस शो का नाम था IBN 7 चैनल होता था उस जमाने में, आज नहीं है, आज उसका नाम न्यूज़ 18 हो गया बदल के। उस IBN 7 पे एक शो आता था जिंदगी लाइव, जिसको ऋचा अनिरुद्ध एंकर किया करती थी। उस शो का प्रोड्यूसर मैं था। तो उस शो में हमने इस सब्जेक्ट को हैंडल किया था। तो उस शो को जब मैं, उस सीन को मैं लिख रहा था, तो मेरे दिमाग में कुछ और नहीं था। मेरे दिमाग में वही लोग थे जो उस शो में आए थे, उन्होंने जो अपनी कहानियां सुनाई थी, और जिस तरीके से ऋचा उनसे सवाल पूछा करती थी, वो अंदाज ऋचा का है, सवाल मेरे हैं, क्योंकि उस वक्त भी सवाल मैं ही लिखा करता था और कॉपी में ही डिसाइड किया करता था कैसी बात में वो खुद करने लगी थी। शुरुआती इनिशियल 2 सीजन मैंने ही हैंडल किया था उसको, तो मुझे वो आइडिया था कि क्या होगा। लेकिन बहुत मुश्किल सीन है वो बहुत मुश्किल है, और उसको बहुत टाइम लगा था लिखने में, वो सोच पाने में। न्यूज़ रूम है तो मेरे लिए लिखना आसान होता है, क्योंकि मैं न्यूज़ रूम में पिछले 30 साल से हूँ, तो मेरी जिंदगी है वो। लेकिन फिर भी वो इमोशंस कहाँ से लाऊंगा मैं वो तो नहीं ला सकता ना। किसी के ऊपर जो जिंदगी में बीता है उसको मुझे अगर लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे वो एपिसोड्स देखने पड़े थे, रिसर्च करनी पड़ी थी, बहुत सारी केस स्टडीज को जानना पड़ा था, तब जाके वो बना था जी। वो मुश्किल सीन है, आपने बिल्कुल सही कहा जी, और वो अब तक मेरे जहन में घूमता रह रहा। संजीव जी, नैना और पिशाच दोनों ही हिंदी जगत में क्राइम थ्रिलर्स की नई शैली के प्रमाण हैं। आज के OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो हम देखते हैं, जैसा कि आपने भी कहा, खासकर अंग्रेजी में, आपकी ये दोनों किताबें उसी श्रेणी में अव्वल दर्जे की है। और मेरा मानना है कि जो भी आपकी इन किताबों को पर्दे पर उतारेगा, उसे बहुत कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका हर फ्रेम फिल्म स्क्रिप्ट की तरह लिखा गया है। तो बल्कि स्क्रिप्ट राइटर बाय लाइन भी आप ही को मिलनी चाहिए वो, जिसके लिए मैं आपकी कुशल लेखनी को सलाम करती हूँ। थैंक यू। क्या आपसे किसी ने फिल्म राइट्स इन दोनों किताबों के लिए हैं? देखिए, थोड़ा सा लंबा जवाब देता हूँ मैं आपका। नैना रिलीज हुई थी फरवरी 2020 में, पिछले साल, और उसके बाद अप्रैल में जो था वो लॉकडाउन लग गया। 4-5 महीने कुछ इस देश में काम नहीं हुआ। जुलाई अगस्त के बाद हम लोगों ने बाहर निकलना फिर शुरू किया। तो उस बीच में कुछ लोगों ने मुंबई में नैना पढ़ी और मुझे अप्रोच किया। एक प्रोड्यूसर है मेरे जानने वाले, मेरी फ्रेंड है वो, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने छूटते ही मुझसे कहा कि ये किताब मेरी। तो वो दोस्त थी, तो मैंने कहा ठीक है, आपकी होगी तो हो गई आपकी। वो किताब उन्होंने ले ली नैना, उन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिया, जो होता है एग्रीमेंट वो साइन हो गया। पिशाच अभी आई है, 23 अगस्त को रिलीज हुई है। और आज जब मैं यहाँ आ रहा था, उससे पहले एक प्रोडक्शन हाउस का फोन आया, वो किसी डायरेक्टर के बिहाफ पर पिशाच खरीदना चाहते थे। उससे पहले 3 डायरेक्टर मुझे सीधा अप्रोच कर चुके हैं इस नॉवल को लेके। तो पिशाच मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में बहुत गहरे जा चुकी है इस वक्त। और अगर मैं मजाक ही समझूं इस बात को, तो जो आपने मुझसे जब हम बात कर रहे थे कि ऐसा करो, बिडिंग के लिए लगा दो, हाईएस्ट बिडर को दे दो, तो 3-4 लोग अभी पिशाच। ये तो बहुत जरूरी है संजीव जी, क्योंकि जो राइटर है ना, उसी को शॉर्ट चेंज किया जाता है, नाम भी मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से देना है उसका। तो अभी पिशाच के साथ अच्छी बात यह है कि
3-4 बड़े डायरेक्टर, बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं बोलूंगा, इस बार नैना के साथ प्रोडक्शन हाउस आ रहे थे, पिशाच में तो सीधे डायरेक्टर ने अप्रोच किया कि हम इसको बनाना चाहते हैं, ये हमको दे दो। तो ये अच्छी बात हुई है पिशाच के साथ। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू, शुक्रिया। चलिए आते हैं सीरियल किलर्स और सीरियल किलिंग पर। जाहिर है इस पे आपने बहुत रिसर्च किया है, क्योंकि बिना रिसर्च के आप इस तरह से उसका चित्रण कर नहीं सकते थे। संजीव जी, मैं भी साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैंने एमए किया है साइकोलॉजी में, और मेरा ये मानना है कि सीरियल किलिंग अभी भी हमारी सोसाइटी में इतना प्रेवलेंट नहीं है जैसा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में है। और इसके लिए मेरा अपना असेसमेंट ये है कि इस तरह के कंप्लीट मेंटल ब्रेकडाउन या कोल्ड ब्लडेड रिवेंज मेरे ख्याल से हमारी संस्कृति में इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि हमारा स्पिरिचुअल सोसाइटी, फैमिली बॉन्ड, स्पिरिचुअलिटी का ताना बाना वो इस तरह के साइकोपैथिक, सोशियोपैथिक ब्रेकडाउन को रोक लेता है। ऐसा मेरा अपना एक असेसमेंट है, क्योंकि छोटी सी बात के लिए, जैसे हम लोग देखते हैं, मैंने कई ये सीरियल शोज देखे क्राइम थ्रिलर्स, अ स्मॉल थिंग लाइक अ मैन वाज अक्यूज्ड ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट बाय हिज वाइफ, जो कि उसका दिमाग इतना तड़प गया कि उसने अपनी वाइफ का खून कर दिया, और उसके बाद सक्सेसिवली जो भी औरत उसके नज़दीक आती थी उसको वो हिप्नोटाइज करके और उसका वो कत्ल कर देता था। ऐसा साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक ब्रेकडाउन मेरे ख्याल से मैंने अपने देश में तो मैंने ये देखा नहीं है। इसके बारे में आपका क्या सोच? हाँ, देखा है हमने, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं है। आप निठारी कांड देखें, सुरेंद्र कोहली का अगर हम जिक्र करें तो सुरेंद्र कोहली ने निठारी में कितने लोगों का, कितनी महिलाओं का और बच्चियों का कत्ल किया। अब सुरेंद्र कोहली क्या था? पंडेर का नौकर था, उसके घर में रहता था। पंडेर बड़ा रिच आदमी, और उसके घर में उसके लिए पंडेर ने उससे कहा कि मेरे लिए कॉल गर्ल अरेंज करो। वो कॉल गर्ल अरेंज करता था और उसके बाद उनसे दोस्ती कर लेता था, और वो खुद पहले मर्डर करता था उनका, पहले उनके साथ रेप करता था, फिर मर्डर करता था। छोटी बच्चियों को फिर वो चॉकलेट के बहाने बनाने, उसको लत लग गई। सो निठारी कांड हम में से बहुत लोगों को याद होगा कि क्या हुआ। इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में एक केस हुआ, दरबारा सिंह केस, बड़ा फेमस हमारा सीरियल किलर है। वो आर्मी में था, उसका बाहर निकलते हुए एक दिन कुछ मजदूरों से झगड़ा हो गया। वो मजदूर बिहारी थे और उस पर कहासुनी हुई, उसको शायद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस बात से वो खुंदक खा गया, और उसके बाद उसने 16-17 बिहारी बच्चों का कत्ल किया। ये 70s की बात है। अभी हाल फिलहाल हम देखें, केरल में पिछले साल एक केस हुआ, एक महिला ने अपनी फैमिली के 6 लोगों को साइनाइड देके मार दिया, जिसमें उसके अपने बच्चे भी थे, उसका अपना हस्बैंड भी था, उसकी सास भी थी, उसका देवर, उसकी भाभी, सबको मार दिया उसने। ये कहना बड़ा मुश्किल है कि किस आदमी का दिमाग कब घूम जाता है और क्यों घूम जाता है, लोग इस तरफ क्या होते। दूसरी तरफ हमारे यहाँ क्रिमिनल साइकोलॉजी पे बहुत काम नहीं होता है, हम लोग काम करते नहीं हैं, और जिस तरीके की फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमको चाहिए अभी तक हम वो डेवलप नहीं कर पाए हैं, जो बाहर की कंट्रीज में बहुत ज़्यादा वो करते हैं। और शायद हमारे यहाँ क्राइम इतना ज़्यादा होता है कि हमारा इन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, हम उसको नॉर्मली ले लेते हैं, अच्छा मर्डर हो गया होगा, कर दिया होगा। और क्योंकि क्लास डिफरेंस इतना ज़्यादा है हमारे देश में, ये सारी बातें जो होती है, अगर वो केरल वाली स्टोरी में हटा दूँ कि वो महिला ने, क्योंकि वो मिडिल क्लास थी, बट पंडेर ने जिन लोगों को मारा वो लड़कियां, बच्चियां सब झुग्गी झोपड़ी से आती थी, तो उनके बारे में तो पुलिस वाला भी केयर नहीं करता। जो इस नॉवल के अंदर आप देखेंगे, अगर कोई जाता है अपनी कंप्लेंट लेके तो वो भगा देंगे, वो बात ही नहीं करेंगे आपसे, FIR ही नहीं होगी आपकी। सो हमारे देश की जो प्रॉब्लम है, वो जो बाहर की प्रॉब्लम है, एकदम जुदा है। हमारे यहाँ तो गरीब की कोई औकात नहीं है, सच्ची बात तो ये है। आज भी इस देश के अंदर उसकी सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। जब तक मिडिल क्लास के ऊपर नहीं आती है तब तक कोई सुनवाई नहीं होती है। और मिडिल क्लास फॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली
इन सब चीज़ों से दूर होता है, वो खुद इतना इन्फ्लुएंशियल होता है कि वो अपने हालात अपने तरीके से मैनेज कर लेता है। तो हमारे समाज की जो खाई है ना, वो इन चीज़ों को बाहर आने से रोक देती है, वो आने नहीं देती सामने, इसलिए हम जान नहीं पाते। अनलेस कि कोई बहुत ही बड़ा मामला हो जाए, आरुषि मर्डर केस हो जाए हाल फिलहाल के अंदर, जो हमें 2008 में याद आता है कि वो मिडिल क्लास हमारे जैसे लोग हैं, उनके घर में किसी बच्चे को कुछ होता है, तब हम जागते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, या किसी का बड़े आदमी का बच्चे का अपहरण हो जाए, तब हम जागेंगे क्या हुआ। वरना हमारे न्यूज़पेपर आप देखें रोज क्राइम से भरे रहते हैं, 3-3 पेज में क्राइम होता है, लेकिन हम में से कोई भी इंसान एक न्यूज़ नहीं पढ़ता उसके बारे में जी। हम उस पेज को पलट देते हैं क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट उस दिन जागृत होता है जिस दिन हमें लगता है ये हमारे ऊपर बीत सकती है, ये हमारे बच्चों के साथ हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो जैसे वो गौरी का एक, मैं उसका सेकंड नेम भूल रही हूँ, कौन से हाईवे पे उसका मर्डर हो गया था, शी वाज आल्सो न्यूज़ एंकर थी वो भी, सौम्या विश्वनाथन। हाँ, तो अब तो क्राइम ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं है, हाँ। पर इस तरह के सोशियोपैथिक ब्रेकडाउन। अब सौम्या विश्वनाथन के केस में अगर हम सोचें तो वो जो क्रिमिनल था वो क्या था, वो मजाक कर रहे थे आपस में। आप सोचिए, उसने कहा आपस में 3 लड़के बैठे हुए हैं और तीनों लड़कों ने बात की अगली जो गाड़ी आएगी ना उसमें जो बैठा होगा मैं उसको मार दूंगा, और चलती गाड़ी में वो यहाँ चल रहा है, जो गाड़ी बराबर से आएगी उसने वहीं से फायर किया चलती गाड़ी में। सौम्या विश्वनाथन गाड़ी ड्राइव करके नाइट शिफ्ट करके अर्ली मॉर्निंग 3 बजे के आसपास घर जा रही थी और चलती गाड़ी में उसने फायर किया और उसका निशाना ऐसा था कि उसको गोली लगी और चलती हुई गाड़ी आगे जाके टकरा गई। अब ये क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या है? मजाक कर रहे हो आप आपस में, ये क्रिमिनल माइंड है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। या दिल्ली में जो निर्भया वाला कांड है वो क्या है, आप पूरी बस में लेके एक लड़की बैठी है, उसका बॉयफ्रेंड है, आप लेके, तो तब हमको डर लगता है, दिल दहलता है, तब हम चिल्लाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, फाइट करते हैं, लेकिन वो कम होता है, मिडिल क्लास कम ही रिएक्ट करता है। और जैसे जेसिका मर्डर के बाद में एक मूवमेंट चला, वो निर्भया केस में भी वही हुआ, सब जगह हुआ। जी जी। तो वो कम ही होता है, हम लोग कम ही उद्वेलित होते हैं, कम ही गुस्सा आता है हम लोगों को, मिडिल क्लास को। आजकल वैसे वो थोड़ा सा बदल गया, दवाई बिल्कुल हम भी गुस्सा नहीं करते। संजीव जी, पिशाच में वो सब मसाला है जो युवा पीढ़ी को आकर्षित करता है। हर एक की जिंदगी में इसके कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई हम उसमें से अपने आप को कहीं आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सीरियल किलिंग, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ विमेन एट वर्क, सेम सेक्स कपल्स टॉलरेंस एंड एक्सेप्टेंस, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट करियर विमेन और एक किलर औरत जो बला की खूबसूरत है, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती है, आज के युग की लड़की है जो करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी से वाकिफ है और इंतकाम की आग में जल रही है, ऐसा कैरेक्टर, इसकी कल्पना आपने कैसे की? मैं आज में जीता हूँ, देखिए नीलिमा जी, और मुझे लगता है कि जो लिखा जाना चाहिए आज का सच हम लिखते नहीं हैं। हम सच लिखने से आजकल डरते हैं, और हिंदी में खास तौर से अगर हम नॉवेल्स की बात करेंगे, जो राइटिंग हो रही है वो राइटिंग रीडर के लिए नहीं हो रही है, ये ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत हो सकता हूँ, लोग कह सकते हैं। मैं रीडर के लिए लिखता हूँ कि लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, उनको क्या अच्छा लगेगा। मैं क्रिटिकल एक्लेम के लिए नहीं लिखता। मेरे दिमाग में, मैं टीवी न्यूज़ का आदमी हूँ, पहले मैं प्रिंट में था, फिर टीवी में आया, तो हमारे लिए ये होता था कि लोग कैसे पढ़ेंगे। फिर बाद में जब टीवी में आए तो लोग तुम्हें क्यों देखेंगे, तो मैं जब नॉवेल लिख रहा हूँ तो लोग मुझे क्यों पढ़ेंगे। ये पहला सवाल मेरे दिमाग में होता है कि मैं लिख किसके लिए रहा हूँ। तो मैं आज उसके लिए लिख रहा हूँ जो 18 साल से 35 साल की एज का है, उसके ऊपर है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्राइमरी रीडर जो है वो 18 से 35 साल की एज का है। वो क्यों है? क्योंकि वो अगर पढ़ेगा तो मेरे साथ अगले 30 साल तक रहेगा। उसके मतलब कि इसमें उसकी दुनिया, ये मेरी दुनिया नहीं है, मैं इस दुनिया में नहीं जीता हूँ, मेरी बेटी इस दुनिया के अंदर जीती है। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैंने अपनी बेटी से पूछी हैं, उससे सीखी है। वो अगर आप वो एक सेल्फी वाला सीन है अगर आप देखिए तो वो मेरी बेटी है,
उसको मैंने देखा, मैंने क्या करती रहती हो तुम दिन भर, ये फोटो खींचती रहती हो अपनी, यहाँ खड़े होके वहाँ खड़े होके, ऐसे कजिन्स आती हैं तो वो सब खड़े होके अपना 24 घंटे उनका कोई काम नहीं है, वो कहीं भी जाएंगे घूमेंगे, पहला काम है पिक्चर लेने का। तो मैंने वो सीन डाल के उसमें से एक क्लू ढूंढने की कोशिश की कि कैसे मैं उसको क्लू ले सकता हूँ। तो अगर आप रीडर के लिए लिखेंगे तो फिर जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हमारे आज के समाज का दस्तावेज है, तो इसमें वो सब कुछ है जो हमारी नई पीढ़ी जिस तरह की जिंदगी जीना चाहती है, और या एक कैसे समाज की मैं कल्पना करता हूँ। मेरी नज़र में समाज को कैसा होना चाहिए, मेरी नज़र में महिलाओं के अधिकार कैसे होने चाहिए, उनकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कितनी आज़ादी होनी चाहिए, या मैं कहूँ मैं महिलाओं को किस रूप में देखता हूँ, तो वो सब इस किताब के अंदर है। सेम सेक्स हो या जिस तरीके से आपने लड़की का जिक्र किया कि लड़का नॉर्मल है मेरे लिए उसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। मेरी अपब्रिंगिंग जो थी वो सब इसमें आपको दिखाई देगी कि मेरी सोच किस तरीके की है। तो बस रीडर के लिए है किताब, एंटरटेनमेंट इसका मकसद है कि लोग इसको एंजॉय करें, ना कि कंधे पे रखे हुए बोझ की तरह क्या उठा लिया यार, ये तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है। नहीं वो तो आपकी कलम में वो तो कहीं दूर दूर तक नहीं है संजीव जी। ये थोड़ा सा सवाल एक जो अगला है वो थोड़ा सा आपने उसके ऊपर टच किया है, लेकिन मैं दोबारा इसको दोहराती हूँ। समाज का दिल दहलाने वाला घिनौना पहलू आपने पिशाच में इतनी सरल भाषा में उजागर किया, और जिस रियलिटी को आप इन पन्नों में उतार रहे हैं ये यकीन नहीं होता कि ये फिक्शन है। इतना रियल है, जैसा कि आपने कहा कि हम सब अपने बच्चों के थ्रू खुद हम सब यही रियलिटी को जी रहे हैं। क्या आपकी कहानी सचमुच फिक्शन है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। हाँ फिक्शन है, लेकिन इसमें जो घटनाएं हैं, इसमें जो पात्र हैं, अगर आप देखेंगे तो आपको अपने आसपास दिख जाएंगे। तो क्योंकि मैं न्यूज़ का आदमी हूँ, मेरी जिंदगी न्यूज़ में ही बीतती है, मैं सोते जागते न्यूज़ ही देखता हूँ, तो मैं ज़्यादा वाकिफ़ हूँ अपने आसपास से, वहाँ क्या घट रहा है, कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, और उसी को आधार बना के मैंने ये उपन्यास लिखा। कोई सीरियल इस तरीके के मर्डर नहीं हुए कि 4 मर्डर हो गए हों, किसी फेसबुक पोस्ट से कोई मर्डर नहीं हुआ, कहानी मैंने बुनी है। यस, किरदार जो मैंने रचे हैं वो हमारे आसपास के हैं। मैं चाहता हूँ कि दुनिया देखे कि हमारे आसपास हो क्या रहा है, और वो फिक्शन के थ्रू आसानी से आप बता सकते हैं, समझा सकते हैं, लोग जान सकते हैं। सब फिक्शन है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर जो सच हो रहा हो, वो मेरे दिमाग का है किया हुआ। लेकिन हो सकता है आपको भी तो दिखाई दे रहा हो, आप देखना चाह रहे हैं बहुत कुछ। पिशाच का आखिरी चैप्टर और उसका क्लोजिंग सीन पढ़ते पढ़ते जब लगा कि राज खुलने ही वाला है, अचानक एक चौंका देने वाला क्लिफ हैंगर एंड मानो कह रहा है कि वेब सीरीज के अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। क्या पिशाच का क्या पिशाच का सीक्वल आपके जहन में है? हाँ, अभी तो नहीं है। जैसे मैंने कहा, पिशाच मेरे जहन में नहीं था जब मैंने नैना लिखा था, क्योंकि पिशाच तो था ही नहीं, दिमाग में आया ही नहीं था, वो फेसबुक पोस्ट ही नहीं लिखी गई थी। हाँ, मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि ये फेसबुक पोस्ट जिसका जिक्र है, ऐसी पोस्ट लिखी गई, वो सच्चाई है जिससे आइडिया आया था। लेकिन बाकी घटनाएं तो घटना आज की है। तो ये सब कुछ जो मैंने दिखाया है 2020 में, 15 अगस्त 2020 को मैंने नॉवल लिख के दे दिया था। तो जो कुछ भी है 15 अगस्त 2020 तक का ही इसके अंदर है। तो पिशाच लिखना नहीं था, पिशाच मार्च में तो मैं कुछ और लिख रहा था, एक और स्टोरी लिख रहा था, वो छोड़ के ये लिखी थी। तो अब इसका एंड भी आफ्टर थॉट था एक्चुअली। जब ये नॉवेल लिख के दे दिया, अचानक मैं बैठा हुआ था एक दिन, और बैठे बैठे अचानक मुझे ख्याल आया कि अगर ऐसा हो जाए तो पब्लिशर को भी जब मैंने भेजा, उन्होंने देखा उसको, ये क्या है, मैंने कहा आप देख लो अगर आपको समझ में आ रहा है तो। बोले तो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा लगा लीजिए आप, इसको क्या दिक्कत है। उन्होंने लगा लिया। तो हर कोई उस लास्ट पेज को पढ़ के हैरान है कि ये क्या हो गया, हमने तो सोचा था नॉवल हो गया, खत्म हो गई कहानी, ये कहाँ से आ गया। तो बहुत सारे सवालों के जवाब एक्चुअली नैना में भी नहीं दे पाया था मैं, तो मैंने वो सारे सवालों के जवाब पिशाच में दे दिए हैं। अब पिशाच में एक ही सवाल उपजा है, वो आखिरी पेज में है, देखेंगे कभी बना, क्योंकि जो लोग लेखन की दुनिया में हैं
वो ये बात कहते हैं, मैं पहले इस बात को नहीं मानता था, ना मैं जानता था कि हर किताब की, पुस्तक की अपनी किस्मत होती है, वो आपसे खुद ब खुद लिखवा लेती है। आपकी किस्मत में जो किताब होगी वो आप पूरी कर ही लेंगे चाहे कुछ हो जाए। तो अगर उस लास्ट चैप्टर की किस्मत में पूरी किताब का बनना हुआ तो जरूर बनेगा। अभी देखते हैं। वो ये तो किस्मत में हुआ ना हुआ, ये तो डिमांड इतनी होगी कि आपको ये लिखना ही पड़ेगा। संजीव जी, डू यू हैव टाइम फॉर मोर? एक लास्ट सवाल, क्या टाइम हुआ है? 6:30। एक आखिरी सवाल है संजीव जी, इसके बाद मैं आपको एक पेज पढ़ने के लिए कहूँगी किताब में से जो मैंने मार्क किया, और मैं बताऊंगी क्यों मार्क किया है मैंने। कि हाल ही मैंने एक शो देखा जिसका नाम था असुर, आपने देखा होगा, वो भी क्राइम थ्रिलर है, वूट पे है शायद वो। और भी कई इस तरह के दिल दहलाने वाले किस्से बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, मैनसन फैमिली स्लॉटर, या फिर कल्ट किलिंग, सीरियल कल्ट किलिंग, या ज़ोडिएक किलर। इसमें जो कातिल है वो अपना एक टेल टेल साइन छोड़ देता है। जैसे मैनसन फैमिली जो थे वो खून से वो कुछ लिख के, कोई मैसेज लिख के जाते थे। क्या आपने भी अपने कैरेक्टर की रचना किसी ऐसे मर्डरर से इंस्पायर होके की? नहीं, मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन आपने बोलते बोलते जब बोला ना, मेरे दिमाग में मेंटलिस्ट आया। हाँ, जैसे ही आपने मुझे बोला, ये सारी बातें बोली, आप बोलते बोलते मेरे दिमाग में आया मेंटलिस्ट। अब वो क्या, मतलब क्या जबरदस्त, क्या सीरीज है वो। मैं उसको 2 बार देख चुका हूँ, और हर बार कुछ साल के महीनों के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद लगता है फिर से देखो। बेकर, क्या नाम है उसका? साइमन बेकर। क्या एक्टिंग की है उसने, और क्या राइटिंग है उसकी। तो नहीं, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। बस ये था कि लिखना है और कुछ अलग लिखना है जो इंडिया में हिंदी में नहीं लिखा जा रहा है। मैं कुछ अलग करना चाहता था, मैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की राइटिंग करना चाहता था, और हिंदी में लोगों को एक ऐसा नॉवल देना चाहता था जिसको उठा के वो पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, पहले पेज से शुरू करें और आखिर तक रुक ना पाए। तो मेरा मकसद लोगों को वो चीजें देना है जो उनको मिल नहीं रही है। पढ़ने वाले तो हैं इस देश में, लेकिन है ही नहीं, पढ़ें क्या? तो फिर वो मजबूरी में इंग्लिश में जाते हैं। इंग्लिश में भी हिंदुस्तान में क्राइम फिक्शन कोई लिख नहीं रहा। चेतन भगत ने 2 नॉवल अभी लिखे हैं, तीसरा उनका आने वाला है, 3rd भी क्राइम फिक्शन लिख रहे हैं, उससे पहले रोमांस लिखा उन्होंने। बाकी लोग, अश्विन सांगी ने कुछ लिखे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लिखे जा रहे। मतलब राइटिंग की दुनिया इतनी बड़ी हमारे देश की आबादी है, उसमें क्यों नहीं लोग लिखते हैं, पर नहीं लिखते। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं जो भी लिखूं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। लोग पढ़ के, जिन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, अगर वो हिंदी में उठा लेते हैं, वो निराश ना हो कि यार ये क्या लिख दिया। तो मेरी कोशिश वो थी। कोशिश नहीं, आप उसमें एकदम सक्सेसफुल हुए, और उसके लिए फिर से एक बार आपको मुबारक। मेरे पास काफी सारे मेल आए हैं जिन्होंने मुझे ये बोला है कि ये पिछले 20 साल में या 15 साल में या 10 साल में उनकी पहली हिंदी किताब है। उन्होंने आखिरी हिंदी किताब अपने स्कूल में पढ़ी थी, वो सिर्फ इंग्लिश फिक्शन पढ़ते थे, हिंदी क्राइम फिक्शन उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, तो पहली बार पढ़ा है। तो मेरे लिए खुशी की बात है कि अब अंग्रेजी पढ़ने वाले भी इस नॉवेल को पढ़ रहे हैं, और हिंदी पढ़ना उनको आसान लग रहा है कि ये जबान तो बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। आपकी जो इसमें भाषा है, वो जो हम लोग आपस में रोज बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड, वो है, वो अपील करती है, क्योंकि हमको लगता है कि हम ही लोग आपस में बात कर रहे हैं। मेरा मकसद वही था कि अगर आपने इसको पसंद कर लिया तो फिर तो मैंने पसंद किया, और मैं आपकी बात को फिर से ये वैलिडेट करती हूँ कि मैंने अपनी माँ की नॉवेल्स पढ़ने के बाद, जो बहुत माहिर समझती थी, जो कि इन दिनों में बिल्कुल ख़त्म हो गया हिंदी का बोलचाल और हिंदी में पढ़ना, और फिर उसके बाद 3 साल पहले मैंने अपनी ही किताब का अनुवाद पढ़ा था, कस्तूरबा की, जो जितनी मैंने लिखी थी, और उसके बाद मैंने पिशाच पढ़ा है। तो अब मैं नैना ज़रूर पढ़ूंगी, और अब मैं इंतज़ार कर। पिशाच में अगर इसको फिल्म पे उतारा जाता है, जो कि उतारा जाएगा, अगर आपसे कहें कि काली का जो कैरेक्टर है वो कौन सी एक्ट्रेस को आप देना चाहेंगे? काली का कैरेक्टर किसको दिया जाए? काली के नाम के अनुरूप क्या होगा, कुछ सजेस्ट कीजिए। नाम का अनुरूप मत बोलिए, जो कैरेक्टर एक्टर था, मैं तो कंगना रनौत सोच रही थी। बहुत अच्छा नाम है।
बाकी बहुत कंगना से नए में- स्टार्स हैं ऐसे इतने टैलेंटेड, उनको तो मैं खैर नाम से नहीं जानती, लेकिन कंगना रनौत कंगना कितना fit बढ़िया है। एक्ट करेगी बहुत ये। बढ़िया। तो आप जहन में रखिएगा और कहीं एक बायलान दे दीजिएगा, सजेस्टेड बाय नीतू महाराज। और आप ये बताइए संजीव जी, आप भी मेरी तरह क्राइम थ्रिलर्स OTT प्लेटफॉर्म्स में देखते होंगे। वो जी। मैं वही ढूंढती हूँ और मेरा सेकंड प्रेफरेंस होता है कोर्टरूम ड्रामा। तो एक तरह से दोनों सिस्टर्स या लिंक्ड हैं। आपका फेवरेट क्राइम थ्रिलर इन दिनों में कौन सा है? आपने मेंटलिस्ट का तो आपने नाम दिया। मेंटलिस्ट था, अभी मैं नाम भूल जाता हूँ, मेरे साथ बड़ी दिक्कत है, पढ़ता हूँ देखता हूँ और मैं भूल जाता हूँ। मेंटलिस्ट तो मुझे बहुत पसंद था। अभी मैं एक देख रहा हूँ, क्या नाम है उसका, फोर्ड। देखिए मैं बहुत खराब हूँ इस मामले में, वो अमेज़ॉन प्राइम पर है और उसके 2 सीजन मैंने देख लिए हैं, 6 सीजन है वो देख रहा हूँ। बाकी वल्हाला मर्डर्स था एक, वो मुझे बहुत पसंद आया था। तो वो नॉर्डिक क्राइम जितना होता है ना, वो मैं देख ही लेता हूँ घूम फिर के। वहाँ जब कुछ नहीं मिल रहा होता तो वहाँ जाके लगा देता हूँ कि चलो इसमें मज़ा आएगा। अच्छा, मुझे वो एरिया पसंद भी है और मैं उसको घूम के भी आया हूँ, पूरा एरिया नॉर्डिक वाला, तो उसमें बहुत आनंद आता है मुझे। बाकी मेरे साथ याददाश्त बहुत ख़राब है मेरी, देखता बहुत हूँ। हिंदी का कोई? हिंदी तो आजकल वो सोनी लाइव पे या मैं नहीं देख पाता, मैं टीवी बहुत कम देख पाता हूँ। लास्ट वो फिल्म देखी थी मैंने तापसी पन्नू वाली जो आई थी, हसीन दिलरुबा। तो हसीन दिलरुबा में अब क्राइम लिखने और पढ़ने से हुआ ये है कि आधे रास्ते पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। एक ये बड़ा नुकसान हो गया है कि क्योंकि दिमाग हर समय चलता रहता है ना, तो ये समझ में आ जाता है कि अब वो आधे रास्ते हसीन दिलरुबा में पहुंचते ही वो समझ में आ गया कि क्या होगा, जिसमें हुआ क्या है। तो वो है। अभी एक और देखा था मैंने, मुझे नाम याद नहीं रहते क्योंकि इतना देखने के बाद फिर वो याद नहीं रहता। दिक्कत ये है, अटेंशन बहुत कम हो जाता है। लेकिन आपने ऐसा कहीं भी जाहिर नहीं होने दिया कि आपको यहाँ याद नहीं रहता। आपकी कलम ऐसी अरे ये तो बेबाक नई और- नई मोहब्बत है ना। नैना पहली मोहब्बत थी और ये उसका एक्सटेंशन है। तो और अभी ये एक्चुअली क्या हुआ है मेरे साथ, मैं पता नहीं कितने लोग मुझे जानते हैं यहाँ, मैं टीवी में फर्स्ट जनरेशन टेलीविजन। सो राजदीप सरदेसाई जिस वक्त आए थे उसी टाइम पे मैं भी टीवी में आया था। मैं बिजनेस इंडिया टेलीविजन में था और राजदीप NDTV में थे। मैं भी न्यूज़ एंकर बन गया था। सुधा सदानंद मेरे साथ थी, हम दोनों एक ही साथ शो किया करते थे, मैं और सुधा। सुधा मेरी एडिटर थी। हाँ कस्तूरबा जी, की। मैं जानता हूँ। तो सुधा और हम एक साथ थे, तो मैं टीवी करता रहा। फिर मैं दूरदर्शन में एक प्रोग्राम करने चला गया सुबह सवेरे। मैं बहुत फेमस हो गया, दूरदर्शन में आता था, नेशनल टेलीविजन पे आता था, गांव-गांव में मेरी पहचान हो गई। मैं जहाँ जाता था लोग मेरे पीछे। फिर मैं आज तक में चला गया, आज तक में न्यूज़ एंकर हो गया। जब आज तक 24 आवर्स का चैनल लॉन्च हुआ 2000 में। उसके बाद 4 साल वहाँ काम करने के बाद मैं चैनल 7 दैनिक जागरण ग्रुप ने लॉन्च किया, उसमें गया, जिसका नाम बाद में IVN 7 हुआ, जो अब न्यूज़ 18 है। तो मैं बड़ा फेमस हो गया, अटेंशन बड़ा मिलता था, बहुत अच्छा था। लेकिन 2009 में मैंने डिसाइड कर लिया अब मैं ऑन एयर नहीं जाऊंगा, मैं बैकरूम काम करूंगा। तो मेरे फेमस होने का दौर वो खत्म हो गया, मैं बैकरूम चला गया। धीरे धीरे लोग मुझे भूल गए। अब ये जो नया वाला अटेंशन मिल रहा है ना, ये बड़ा मजा दे रहा है। बीइंग एन ऑथर, लेखक के रूप में ये डिफरेंट है। इसमें लोग बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पढ़ी लिखी वाली बातें करते हैं, तो बड़ा मजा आता है। कैरेक्टर के बारे में बात होती है। फेसबुक भर गया है मेरा, मैसेंजर तो खाली नहीं है, मेल भर चुका है, किस किस का जवाब दो, तो मजा आ रहा है। मुझे रख लीजिए सेक्रेटरी आपके ये सब मैनेज करने के लिए, सोशल मीडिया मैनेजर। तो ये अटेंशन अच्छा लग रहा है। ये मनोरंजक बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। मैं अपने सब यहाँ आए हुए मेहमानों से पूछती हूँ, किसी को संजीव जी से कुछ पूछना है? यू वांट टू पिक हिज ब्रेन्स? No, but you're going to Were make him supposed read to out read read. एक पेज मैं आपसे पढ़ाना चाह रही हूँ। और वो आप क्यों कह रही हूँ? क्योंकि अगर आप कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का नहीं है पहलू, मतलब कि ये मेरी जिंदगी की रियलिटी नहीं है, मेरे बच्चों की है, तो आपने जिस तरीके से इसको लिखा है, ये मैं पढ़ के एकदम से खुश हो गई। 157 है ये पेज। मैं खुश इसलिए हुई कि मुझे लगा कि मेरी आंखों के सामने कोई बहुत यंग कपल रोमांस कर रहा है।
और वो उनकी हिंदी इंग्लिश मिली हुई भाषा में जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मुझे सचमुच ऐसे लगा कि दिस इज टेकन मी बैक टू माय यूथ, जिसमें हम लोग या हमारे बच्चे ये लोग जो इस तरह से एक दूसरे को रोमांस करते हैं। तो ये आपने लिखा है, आपको तो क्या एम्बैरेसमेंट होगा इसको पढ़ के। 157 मेरे साथ अक्सर होता है कि कोई मुझे सेंटेंस बोल देता है। यहाँ से पढ़िए आप, रैना की इस बात से गौरव। इससे मैं इसलिए पढ़वा रही हूँ इनसे कि इससे अच्छा। आपको यू गेट अ फ्लेवर कि ये संजीव जी की राइटिंग में कितना यूथफुलनेस है। दो कैरेक्टर हैं, गौरव और रैना, आपस में बातें कर रहे हैं। तुम मुझे सब कुछ छोड़कर घर बैठने को कह रही हो। शायद तुम नहीं समझ रहे हो मेरी बात, पता नहीं समझ भी पाओगे या नहीं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ कमिट नहीं कर रही। मेरे साथ शादी आसान नहीं है गौरव। तुम मेरी बात को, मेरे इस सवाल के उत्तर से समझो कि तुम्हारे लिए आज की तारीख में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा चैनल, तुम्हारा काम या मैं। रैना की इस बात से गौरव सोच में पड़ गया। आज की तारीख में उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी बहन बेला के लिए वो सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन रैना नहीं जानती है बेला के बारे में। वो सोचने लगा कि क्या वो रैना के लिए सब कुछ छोड़ सकता है। शायद हाँ, शायद नहीं। रैना के एक और सवाल ने गौरव की सोच को भंग किया। वैसे तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? आई लाइक यू, आई लव यू, आई थिंक कि हम एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, पसंद करते हैं, दोनों एक दूसरे के काम में दखल नहीं देते, यही हमारी कंपैटिबिलिटी है। हम साथ रहकर भी अपनी अपनी स्पेस सुरक्षित रखते हैं। तुम मेरे सवाल को समझे नहीं। तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? ये सब तो किसी के भी साथ हो सकता है। वो क्या वजह है जिसके लिए तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहते हो? वो कौन सा पल होता है जिसमें तुम खुद खत्म हो जाते हो? क्या कभी ऐसा होता है जब तुम नहीं रहते? होता है। मैं जब तुम्हारे साथ होता हूं तो मुझे अपना ख्याल नहीं रहता। मैं तुमसे मिलने के लिए भागता हूं। मुझे तुमसे अपने दिल की सारी बातें कहनी होती हैं। रैना, अपनी जिंदगी में इतनी बेचैनी मैंने कभी महसूस नहीं की। रिश्ते मेरे पहले भी रहे, शादी भी की, बच्चे भी हैं मेरे, लेकिन ऐसा पहले कभी महसूस नहीं हुआ। तुम्हारे साथ एक सुकून है, ठहराव है, रुक जाने का मन करता है। तो रुक जाओ मेरे साथ, दे दो अपनी जिंदगी के कुछ दिन। कर पाओगे? हमेशा के लिए, गौरव ने कहा। अभी सिर्फ 2 दिन के लिए। अगर तुमने ये 2 दिन मुझे दे दिए बगैर किसी इंटरप्शन के, तो मैं तुमसे शादी के लिए हाँ कर दूंगी। ये सुनकर गौरव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब वो सुकून महसूस कर रहा था। अगले 2 दिन शनिवार और रविवार हैं। इन 2 दिनों में वैसे भी कोई खास काम नहीं करता, वो एंकरिंग भी नहीं करता है, इसलिए 2 दिन तो रैना के साथ गुजारे ही जा सकते हैं। डन। अगले 2 दिन जान हम आपके हवाले हुए। हुक्म कीजिए मेरे आका। उसने सिर झुका कर कहा। ये सुनकर रैना खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये सवाल तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी फेस करता ही है। एक बार नहीं, कई बार करने पड़ते हैं। तो मैंने भी कभी ना कभी फेस किए ही हैं। और ये देखिए, ये तो हर जनरेशन में एक दूसरे से लोग सवाल पूछते हैं। जी। आज की जनरेशन ज्यादा पूछती है, हमारे वक्त में उतने नहीं पूछे जाते थे कि तुम शादी करना चाहते हो तो क्यों करना चाहते। ये आज का सवाल है। वो सुनना चाहते हैं कि तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारे बिना मैं रह नहीं सकता और वगैरह वगैरह। और तो 20-25 साल पहले मैंने भी फेस किए थे वो सवाल। पर ये सवाल आज भी वैसे ही जिंदा है, उतने ही शाश्वत हैं जितना किसी मर्द और महिला का रिश्ता और या कोई भी रिश्ता, और महिला का भी रिश्ता। जी और सदियों तक रहेंगे ये सवाल शाश्वत। कोई सवाल आप लोगों से, कोई कुछ पूछना चाहते हैं संजीव जी से? Sanjeev ji, or I can say that one can't do without the other. It's like having a forefinger and a thumb. एक के बिना दूसरे की चलती नहीं है। तो जब आप पिशाच कहते हैं तो कौन ज़्यादा डरावना है, पॉलिटिकल पीपल या मीडिया? क्योंकि मुझे दोनों से डर लगता है। किसी को वो मतलब कहते कुछ है, मतलब कुछ निकलता है और उसी में I mean, it's circles within circles. देखिए, हैं तो दोनों जगह एक ही जैसे लोग,
तो और अब आज तो लाइन और भी ब्लर हो गई है, जो इधर होता है वो उधर चला जाता है, जो उधर होता है वो इधर आ जाता है। तो अब तो एक्चुअली मीडिया, अगर आप देखिए मीडिया वाले तो पहले भी अटल बिहारी वाजपेयी या जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो पहले जर्नलिस्ट थे, बाद में पॉलिटिशियन हुए। तो वो लाइन तो बहुत पहले ही खिंच गई थी। बाल गंगाधर तिलक की बात करें हम, तो वो भी तो वो लाइन अब धीरे धीरे और खत्म हो गई है, मर्ज होती चली जा रही है, सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। जैसे जैसे जो वैल्यूज हमारे समाज में खत्म हो रही हैं, वैसे इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में भी यही हो रहा है। तो डरना नहीं चाहिए था, दोनों से ही नहीं डरना चाहिए था, पॉलिटिशियन से भी नहीं डरना चाहिए था, मीडिया से भी। दुर्भाग्य है हमारे समाज का कि हमें डरना पड़ रहा है। अगर हम डर रहे हैं तो मुझे नहीं पता कौन डर रहा है। जैसे हम बाहर बात कर रहे थे, आपका मीडिया तो बहुत ज्यादा डरपोक हो गया है। अब पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। चलिए, प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन दिल्ली की ओर से आप सभी का आभार। अतिथि लेखक संजीव पालीवाल जी और नीलिमा डालमिया आभार का भी आभार, जिनकी बातचीत ने इस शाम को यादगार बना दिया। हम अपने प्रायोजक श्री सीमेंट, सहयोगी दिनेश नंदिनी डालमिया, रामकृष्ण डालमिया फाउंडेशन और मीडिया पार्टनर दैनिक जागरण के भी आभारी हैं। हमारे जो सम्मानित श्रोता संजीव पालीवाल की पुस्तक चाहते हैं जो लोग, वो कृपया बाहर से उठाकर यहाँ पे उनसे साइन करवा सकते हैं। मेंटोर्स करुणा, उनका नाम बता दे। संतोष जी। कैन आई रिक्वेस्ट संतोष जी आके हमारा मेमेंटो संजीव जी को दे दें प्लीज। मैम दिनेश नंदी डालमिया फाउंडेशन, कलम, एहसास वुमेन, दैनिक जागरण, श्री सीमेंट्स। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आपने पिशाच को एक मंच मुहैया कराया, हिंदी क्राइम फिक्शन को सहारा दिया, वो भी तब जब वो अपनी शुरुआती कदम ले रहा है। तो एक बच्चा जब बड़ा होगा तो सारी ज़िंदगी इस बात को याद रखेगा कि उसको सहारा देने वाले हाथ किसके थे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।